प्रिय छात्रों, जैसा कि आपका संसद का पहला क्वेश्चन आंसर, पहला पार्ट जो है क्वेश्चन आंसर या प्रश्नोत्तर के रूप में आपके सामने हमने प्रस्तुत कर दिया है। क्योंकि हम बताए हुए थे कि जो संसद का चैप्टर है वो थोड़ा लंबा पड़ता है, इस वजह से इसके प्रश्नोत्तर की संख्या भी बढ़ जाती है। तो इसी वजह से संसद के पार्ट को लेकर के हमने 2 वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें आपका प्रथम वीडियो कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 26 जो दूसरा वीडियो के रूप में प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 ये है कि भारत में अल्प सूचना प्रश्न की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो भारत में जो अल्प सूचना प्रश्न की शुरुआत है वो भारत में अल्प सूचना प्रश्न की शुरुआत 1953 में हुई थी। ठीक, अब थोड़ा सा ये जान लीजिए कि अल्प सूचना प्रश्न होता क्या है। तो जो अल्प सूचना प्रश्न होता है, तो जो भी लोक महत्व से संबंधित जो मामले होते हैं या लोक महत्व से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं उसको अल्प सूचना प्रश्न के रूप में शामिल किया जाता है। और ऐसे प्रश्न अल्प सूचना प्रश्न की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1953 में। तो एक क्वेश्चन आपका ये बन गया कि अल्प सूचना प्रश्न की शुरुआत 1953 में हुई और ये अल्प सूचना प्रश्न किस प्रकार के होते हैं। तो जो भी जनता से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं जिसमें जनमानस इन्वॉल्व होता है या लोक महत्व के प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों को अल्प सूचना प्रश्न के रूप में शामिल किया जाता है। और जो अल्प सूचना प्रश्न का जो डे है वो डे आपका मंगलवार और गुरुवार, अल्प सूचना प्रश्न मंगलवार और गुरुवार को ही कराए जाते हैं, मंगलवार और गुरुवार। और अल्प सूचना प्रश्न के संबंध में 2 सदस्यों का समर्थन होना भी आवश्यक है। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन में आपके 3 प्रश्न शामिल हो गए कि इसकी शुरुआत कब हुई, अल्प सूचना प्रश्न किसे कहते हैं और यह किन किन दिन को प्रारंभ किया जाता है। दूसरा आपका क्वेश्चन नंबर 27 कि कार्य स्थगन प्रस्ताव हेतु कितने सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। तो कार्य स्थगन प्रस्ताव मतलब कि कार्य को क्या करना, स्थगित करना, या फिर ये कह सकते हैं कि काम रोको प्रस्ताव। तो जैसे कि प्रश्नकाल की जब टाइमिंग शुरू होती है तो उसी प्रश्नकाल की समाप्ति के बाद विपक्ष पार्टियां जो होती हैं वो उस प्रश्नकाल के समय से संतुष्ट नहीं होती या उस पर जो भी डिस्कशन होता है उस पर संतुष्ट नहीं होती, उसी को लेकर के विपक्ष पार्टी के द्वारा कार्य स्थगन प्रस्ताव या काम रोको प्रस्ताव लाया जाता है। और ये जो है इसमें काम रोको प्रस्ताव हेतु कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, तो इसमें 50 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। अगर 50 सदस्यों ने उस काम रोको प्रस्ताव के लिए हस्ताक्षर कर दिया तो उस कंडीशन में उस दिन की संसद की कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है और उसके संबंध में जो भी विचार विमर्श किया जाएगा वो शाम को 4 बजे के लगभग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 कि संसद में पहला अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के विरुद्ध लाया गया था। तो संसद में पहला अविश्वास प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में लाया गया था। अब इसमें अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? तो अविश्वास प्रस्ताव ये होता है कि किसी भी सरकार को चलाने के लिए उसके पास 2/3 बहुमत होना आवश्यक है। अगर उस सरकार के पास 2/3 सांसदों का अभाव हो गया तो उस कंडीशन में उस रनिंग सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। और जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में हुए और इसी प्रथम प्रधानमंत्री के विरुद्ध, जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध पहली बार अविश्वास प्रस्ताव JB कृपलानी के द्वारा लाया गया। अब अगला क्वेश्चन कि सर्वाधिक बार अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया गया, मतलब कि सबसे ज़्यादा बार किस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो वो थी आपकी इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी चूँकि इनका कार्यकाल ज़्यादा भी रहा है, इनका कार्यकाल 1966 से लेकर के 1977 तक, 66 से लेकर के 77 तक, और इनका जो दूसरा कार्यकाल रहा है 1980 से लेकर के 84 तक। और उसी 1984 में 31 अक्टूबर
1984 को इन्हीं के सुरक्षा गार्डों द्वारा इन्हीं के कैंपस में इनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये इंदिरा गांधी का 10 साल के लगभग 11 साल ये हो गया और 4 साल ये हो गया। तो इनके खिलाफ कुल मिलाकर के सबसे ज़्यादा 15 बार अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। मतलब कि जितना इनका टोटल कार्यकाल है, हर सलिए इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता रहा है। अब अगर इसी से एक क्वेश्चन आप ये भी बना सकते हैं कि अंतिम बार अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया गया? अंतिम बार, तो अंतिम बार जो है अविश्वास प्रस्ताव नरेंद्र मोदी के खिलाफ लाया गया था। और वो किस सन में लाया गया? तो यहाँ आप नोट में लिख सकते हैं नरेंद्र मोदी। और किस वर्ष लाया गया? तो 2018 में। ठीक। अब अगला क्वेश्चन आपका 30वां आ जाता है। और 30वां क्वेश्चन ये है कि संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? ठीक। तो संसद की सबसे बड़ी समिति में आपका प्राक्कलन समिति है, प्राक्कलन समिति। और इस प्राक्कलन समिति में सदस्यों, मतलब सदस्यों के हिसाब से इन चारों में सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो वो है आपका प्राक्कलन समिति। और इस प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या 30 निर्धारित है। ठीक। अगला क्वेश्चन ये है कि 31वां कि लोक लेखा समिति का गठन किस वर्ष हुआ? तो लोक लेखा समिति का गठन जो हुआ था वो आपका 1921 में हुआ था, 1921। और किस अधिनियम के तहत किया गया, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि लोक लेखा समिति का गठन 1921 में किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? तो 1919 भारत शासन अधिनियम जो बना था, जिसको कि हमने संविधान के प्रारंभिक चैप्टर में संविधान के जो अधिनियम वगैरह हैं उसमें हमने इस सारे अधिनियमों की चर्चा किया है, जिसमें आपका 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो ये जो आपका 1919 का भारत शासन अधिनियम बना था, भारत शासन अधिनियम, और इसी भारत शासन अधिनियम के तहत 1921 में लोक लेखा समिति का क्या किया गया? गठन किया गया। अब अगला क्वेश्चन ये है कि मिर्धा समिति का संबंध किससे है? तो मिर्धा समिति का संबंध हर्षद मेहता घोटाला से है। मिर्धा समिति का संबंध किससे है? हर्षद मेहता घोटाले से है। क्योंकि हर्षद मेहता जो थे ये एक तरीके से शेयर मार्केट के बहुत बड़े दलाल थे और इन्हीं के द्वारा आपका शेयर में दलाली की गई थी या घोटाला किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे शेयर गिर चुके थे। ठीक। और इस हर्षद मेहता घोटाला के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो मिर्धा समिति का गठन किया गया था। उसके बाद से आपका 33वां क्वेश्चन ये है कि किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? मतलब कि कौन सी ऐसी समिति है जिसमें राज्यसभा के सदस्यों का प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है? तो आपका लोक लेखा समिति, और इस लोक लेखा समिति में राज्यसभा सदस्यों का प्रतिनिधित्व शामिल होता है, जिसमें आपका 15 सदस्य जो होते हैं, इसमें टोटल सदस्यों की संख्या 22 होती है। और 22 में आपका 15 जो होते हैं वो लोकसभा से और 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा से शामिल होते हैं। तो इसमें भी आपका राज्यसभा का प्रतिनिधित्व हो गया। इसमें भी आपका सार्वजनिक उपक्रम समिति है और इस सार्वजनिक उपक्रम समिति भी आपका 22 सदस्यों से मिलकर गठित होती है और इस 22 में आपका 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से शामिल होते हैं। जबकि आपका तीसरा ऑप्शन है आकलन समिति, और इसी आकलन समिति को प्राक्कलन समिति भी कहते हैं और इसी प्राक्कलन समिति को दूसरा नाम जो है वो मितव्ययिता समिति के नाम से जाना जाता है। अब ये मितव्ययिता क्यों कहते हैं, अब इसके संबंध में अगर आपको डिटेल जानना है
तो आप हमारा संसद का जो चैप्टर वाइज व्याख्या के रूप में जो हमने प्रस्तुत किया है वीडियो, उसमें जा कर के आप मितव्ययिता क्यों कहते हैं, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, उसके बाद से इसका अध्यक्ष कौन होता है, ये सारी जानकारी इन सभी समितियों के बारे में हमने संसद के डिटेल में दिया हुआ है। तो आकलन समिति या प्राक्कलन समिति, इस प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या 30 होती है और ये सभी सदस्य किससे शामिल होते हैं, तो लोकसभा से शामिल होते हैं। तो इस तरीके से हमारा आंसर यहीं पे मिल गया कि राज्यसभा का प्रतिनिधित्व किस समिति में नहीं होता, तो वो है आपका आकलन समिति या प्राक्कलन समिति, जिसमें 30 लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। 34वां क्वेश्चन आपका कि कौन भारतीय संसद की वित्तीय समिति है। अब इसमें 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से 3 ऐसी समितियां हैं जो क्या हैं, वित्तीय समिति के रूप में कार्यरत हैं या कार्य करती हैं। तो अब इसमें पहला हो गया प्राक्कलन समिति, दूसरा हो गया लोक लेखा समिति, तीसरा आपका लोक उपक्रम समिति और चौथा हो गया आपका संसद का वेतन एवं भत्ता संबंधी समिति। तो अब इसमें इसका आंसर हो जाएगा ABC, मतलब प्राक्कलन समिति भी वित्तीय समिति है, लोक लेखा समिति भी और लोक उपक्रम समिति भी आपका क्या है, संसद की वित्तीय समिति के अंतर्गत शामिल की जाती है। उसके बाद से आपका 35वां क्वेश्चन ये है कि खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। तो खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 में बन करके तैयार हुआ था, लेकिन ये लागू कब हुआ था, तो 1 जून 1955 को यह भारत में लागू किया गया। उसके बाद से 35वां के बाद से आपका 36वां क्वेश्चन ये नीचे लिखा हुआ है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब ये अधिनियम का नाम दिया गया है और वो अधिनियम किस किस वर्ष पारित किया गया था, इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में ही पारित किया गया था, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में पारित किया गया, सती निरोध अधिनियम 1987 में पारित किया गया, जबकि आपका भारतीय शस्त्र अधिनियम 1876 में पारित न होकर के ये पारित हुआ था आपका 1878 ईस्वी में। तो एक तरीके से इसमें सुमेलित नहीं है, तो भारतीय शस्त्र अधिनियम 1876 में पारित न होकर के 1878 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 में आपका ये है कि भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। अगर आप लोग इसका आंसर जानने से पहले अगर आप लोग सेल्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो पहले आप इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए और उसके बाद से अपने से खुद सेल्फ आप इसका सॉल्यूशन खोजिए और उसके बाद से जब नहीं आता है तो उस कंडीशन में फिर मेरे आंसर पे आप जा कर के वीडियो को टच करते हुए उसके बाद से इसका आंसर क्लियर कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 37 ये है कि भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है, मतलब संसदीय समिति के द्वारा या फिर परामर्शदात्री समिति के द्वारा या प्रशासकों के प्रतिवेदन को भिजवा करके या फिर रीट जारी करके। तो कोई भी भारतीय संसद जो है वो प्रशासन पर नियंत्रण संसदीय समिति के द्वारा करती है। जो भी आपकी संसदीय समितियों का निर्माण किया गया है उसी संसदीय समितियों के माध्यम से संसद अपने प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। क्वेश्चन नंबर 38 ये है कि संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। तो संसद की सबसे बड़ी समिति जो है वो आपका प्राक्कलन समिति के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये प्राक्कलन समिति जो है, इस प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या 30 है, जो कि सभी किस सदन से होते हैं, लोकसभा से निर्धारित होते हैं। जबकि आपका लोक लेखा समिति जो है, इस लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या 22 निर्धारित है और इस 22 में 15 जो होते हैं वो लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा से शामिल किए जाते हैं। अब सबसे बड़ी समिति के संबंध में अगर पूछा जाए तो इसे प्राक्कलन समिति इसका आंसर होगा, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या
30 निर्धारित है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आपका आ जाता है कि वह कौन सी समिति है जिसमें केवल लोकसभा सदस्यों का ही प्रतिनिधित्व होता है। तो आपका आंसर क्या निकल आएगा? प्राक्कलन समिति। उसके बाद से आपका 39वां क्वेश्चन कि प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है, मतलब जो भी ये प्राक्कलन समिति है, इस समिति के सदस्य जो अभी हमने बताया कि 30 सदस्य होते हैं, तो उन 30 सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 5 वर्ष? तो इस प्राक्कलन समिति के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो आपका 1 वर्ष निर्धारित है। 40वां क्वेश्चन कि लोक लेखा समिति अपनी आख्या किसे प्रस्तुत करती है? तो लोक लेखा समिति जो है वो अपनी आख्या का मतलब क्या होता है? तो आख्या का मतलब ये होता है रिपोर्ट। तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो संसद को। कभी कभी आपका इसी टाइप के क्वेश्चन में ऑप्शन जो है वो सदन का नाम दे देता है कि विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा या इनमें से किसी को नहीं। तो इस समिति जो द्वारा जो आख्या या रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है वो किसको की जाती है? तो संसद को की जाती है। और संसद में आपको लोकसभा को वो अपनी आख्या या रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। क्वेश्चन नंबर 41वां कि संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो संसद के लोक लेखा समिति कितने सदस्यों से मिलकर गठित होती है? तो लोक लेखा समिति जो होती है वो 22 सदस्यों से मिलकर गठित होती है, 22 सदस्य। और इस 22 सदस्य में कितने कितने होते हैं? तो 15 आपके एल यानी कि लोकसभा से और 7 यानी कि आर यानी कि राज्यसभा से। तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो इसका आंसर जाएगा आपका लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो है वो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को मनोनीत करता है। क्वेश्चन नंबर 42 कि किस समिति में राज्यसभा के सदस्यों का प्रतिनिधित्व नहीं होता? जैसा कि अभी इसके संबंध में हमने क्वेश्चन बताया भी है और उसी टाइप का क्वेश्चन ये अगला है कि किस समिति में राज्यसभा सदस्यों का प्रतिनिधित्व नहीं होता? तो उसका आंसर हो जाएगा आकलन समिति। और इसी आकलन समिति को प्राक्कलन समिति के नाम से भी जाना जाता है। प्राक्कलन समिति के अलावा आपका एक नाम कौन सा हो गया? तो आकलन समिति हो गया। दूसरा नाम आपका कौन सा हो गया? प्राक्कलन समिति। और इसी समिति को एक और नाम दिया गया है जिसे मितव्ययिता समिति के नाम से जाना जाता है। तो इस समिति के संबंध में 3 नाम, प्राक्कलन समिति से अगर क्वेश्चन आता है तो वही आंसर होगा। आकलन समिति भी वही समिति है जिसे हम प्राक्कलन समिति कहते हैं। तीसरा मितव्ययिता समिति। तो इन तीनों का नाम एक ही है। जैसा कि आप लोग संविधान के निर्माण वाले टॉपिक में पढ़ते होंगे या पढ़े होंगे, जो कि हमारा वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उसमें प्रारूप समिति के संबंध में हमने बताया हुआ है कि प्रारूप समिति को अन्य शब्दों के नाम से भी क्वेश्चन उठा देता है। तो इसी प्रारूप समिति को मसौदा समिति भी कहते हैं। मसौदा समिति के अलावा पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। तो प्रारूप कहिए, चाहे मसौदा कहिए, चाहे पांडुलेखन कहिए, और इन तीनों का इंग्लिश एक ही दिया रहेगा और वो इंग्लिश क्या होती है? ड्राफ्टिंग कमेटी। तो उसी तरीके से अगर प्राक्कलन, आकलन और मितव्ययिता में अगर किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो तो डायरेक्ट इसका इंग्लिश आप देखिए, और इंग्लिश वर्जन में ये सीधे सीधे दिया रहेगा एस्टीमेट कमेटी। तो एस्टीमेट कमेटी जो होती है इसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता, क्योंकि यहीं पर हमने बताया कि ये जो प्राक्कलन समिति है, इस प्राक्कलन समिति में कुल सदस्य कितने होते हैं? तो इस प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या आपका 30, और ये 30 सदस्य कहाँ से होते हैं? तो सभी लोकसभा से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कि 2G स्पेक्ट्रम जांच करने हेतु बनी संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये जैसे कि अभी आप लोग बार बार देखते आ रहे हैं कि लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, तो इसके अलावा जो संसद की संयुक्त समिति बनती है, संयुक्त समिति जिसको शार्ट में क्या कहते हैं? JPC कहते हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी।
तो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, जो कि आपका एक तरीके से टावर को लेकर के आवंटन घोटाला किया गया था, पैसा लेकर के। इसमें इस तरीके की बात उठी थी कि सरकार द्वारा पैसा लेकर के एक मोटी रकम लेकर के लोगों को टेंडर दे दिया गया था कि वो अपना अपना टावर स्थापित करें। और इसी की जांच करने हेतु जो संयुक्त समिति का गठन किया गया था, उसका अध्यक्ष कौन था? तो उसके अध्यक्ष थे आपके पीसी चाको। और इसी पीसी चाको की अध्यक्षता में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला की जांच करने के लिए समिति का गठन किया गया था। 44वां क्वेश्चन कि सिविल अपकार संरक्षण अधिनियम 1955 का विस्तार है। जैसा कि सिविल अपकार संरक्षण अधिनियम 1955 का विस्तार कहाँ पर है, मतलब संपूर्ण भारत पर है या फिर अनुसूचित क्षेत्र के सिवाय है या जम्मू कश्मीर को छोड़ करके है या फिर संघ राज्यों क्षेत्रों पर इसका विस्तार है। तो सिविल अपकार संरक्षण अधिनियम जो कि अस्पृश्यता से रिलेटेड है, अनटचबिलिटी से रिलेटेड है, और इसको भी हमने बताया है कि अनटचबिलिटी जो है वो आर्टिकल 17 में दिया गया है, और इसी आर्टिकल 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता या अनटचबिलिटी का अंत किया गया। और इसी अनुच्छेद 17 के अनुपालन में 2 अधिनियम का निर्माण किया गया था, और वो 2 अधिनियम कौन कौन से थे? तो आपका सिविल अपकार संरक्षण अधिनियम 1955 में आया था, और दूसरा आपका आया था SC/ST एक्ट 1989। तो ये जो सिविल अपकार संरक्षण अधिनियम 1955 आया, जब ये आया तो इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर रहा। जैसे कि अभी कुछ अधिनियम आप लोग पढ़ते होंगे, जैसे कि यूटी क्षेत्र जब आपका जम्मू कश्मीर घोषित नहीं किया गया, तो उसके अंतर्गत जो भी अधिनियम, अधिकांशतः अधिनियम दिए गए थे, जिसमें ये सीधे सीधे लिखा रहता था कि इस अधिनियम का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर होगा। लेकिन सिविल अपकार संरक्षण अधिनियम जब 1955 में आया तो इसका जम्मू कश्मीर और संपूर्ण भारत पर इसका अधिकार या विस्तार प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 45 ये है कि घरेलू हिंसा से संबंधित महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो घरेलू हिंसा से संबंधित महिला संरक्षण अधिनियम जो है वो आपका 26 अक्टूबर 2006 को लागू किया गया था। 26 अक्टूबर 2006। तो इस तरीके से आपके ये संसद से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कुल मिलाकर के 45 क्वेश्चन का हमने सॉल्यूशन दे दिया। 45 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस के रूप में करा दिया। अब आप एक तरीके से पहले आप संसद का पूरा चैप्टर पढ़िए। चैप्टर पढ़ने के बाद से आप इन सभी प्रश्नों को एज ए प्रैक्टिस के रूप में सॉल्व करिए। तो संसद का ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।